Hello everyone, welcome to the new episode of my video series Polity by M. Lakshmikant. लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस करा था फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में. आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अपना एक नया टॉपिक जो कि है अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. शुरू करते हैं मेरे आज की वीडियो. मेरा नाम है अनंत और आप देख रहे हैं ई गुरुकुल NCERT स्टफ. अदर कॉन्स्टिट्यूशन के जैसे ही इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी अमेंडमेंट करने का एक ऑप्शन देता है सो दैट कि चेंजिंग कंडीशन के अकॉर्डिंग कॉन्स्टिट्यूशन में भी चेंजमेंट किए जा सके. हाउएवर जो प्रोसीजर अमेंडमेंट का यहाँ पर यूज़ किया गया है ना तो वो ब्रिटेन के जैसा इजी है और ना ही अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट प्रोसीजर के जैसे डिफ़िकल्ट. दूसरे शब्दों में मैं कहूँ तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ना ज़्यादा फ्लेक्सिबल है और ना ही ज़्यादा रिजिड. ये दोनों का सिंथेसिस है. आर्टिकल 368 जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 20 में आता है, ये पार्लियामेंट को कॉन्स्टिट्यूशन और उसके प्रोसीजर को अमेंड करने की पावर देता है. ये कहता है कि पार्लियामेंट अपनी कॉन्स्टिट्यूएंट पावर को एक्सरसाइज करके कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकता है. उसमें अमेंडमेंट की हेल्प से न्यू प्रोविजंस ऐड कर सकता है और पर्पस के अकॉर्डिंग प्रोविजंस को रिपील भी कर सकता है. लेकिन पार्लियामेंट यहाँ पर बेसिक स्ट्रक्चर में कोई भी चेंजमेंट नहीं कर सकता. ये बात सुप्रीम कोर्ट ने 1973 में केशवानंद भारती केस में कही थी. अब अमेंडमेंट करने के प्रोसीजर के ऊपर बात करते हैं. अमेंडमेंट करने के प्रोसीजर को आर्टिकल 368 के अंदर रखा गया है. कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट को इनिशिएट करने के लिए सबसे पहले किसी भी हाउस में बिल को इंट्रोड्यूस करना पड़ता है. लोकसभा या राज्यसभा किसी में भी बिल को इंट्रोड्यूस किया जा सकता है. स्टेट लेजिस्लेचर में इसे इंट्रोड्यूस नहीं किया जा सकता. बिल किसी भी मिनिस्टर या प्राइवेट पर्सन के द्वारा इंट्रोड्यूस किया जा सकता है. यहाँ पर प्रेसिडेंट की परमिशन की कोई ज़रूरत नहीं होती है. बिल हर हाउस में एक स्पेशल मेजॉरिटी से पास होना चाहिए. मतलब हाउस के टोटल मेंबर्स की 50% से ज़्यादा मेंबर्स बिल के फेवर में होने चाहिए और जितने भी मेंबर्स उस दिन हाउस में प्रेजेंट हैं उनकी 2/3 मेजॉरिटी से बिल पास होने चाहिए. हर हाउस को बिल को सेपरेटली पास करना होगा. मेरा मतलब लोकसभा में बिल अलग से पास होगा और राज्यसभा में बिल अलग से पास होगा. इन केस अगर दोनों हाउसेज में कोई भी डिसएग्रीमेंट आ रहा है तो दोनों हाउसेस की जॉइंट सिटिंग का कोई भी प्रोविज़न नहीं है. अगर बिल कॉन्स्टिट्यूशन के फेडरल प्रोविज़न को अमेंड कर रहा है तो ईच हाउस की स्पेशल मेजॉरिटी के साथ साथ आधे स्टेट की लेजिस्लेचर से भी सिंपल मेजॉरिटी के साथ बिल को पास करवाना होगा. ये सारे टर्म्स सिंपल मेजॉरिटी, स्पेशल मेजॉरिटी मैं आपको इसी वीडियो में आगे डिटेल में बताऊंगा. अब जब बिल दोनों हाउसेज में पास हो जाएगा और स्टेट लेजिस्लेचर भी सिंपल मेजॉरिटी से इसे पास कर देगी, तब बिल प्रेसिडेंट के सामने प्रेजेंट किया जाएगा सो दैट कि वो बिल पर सिग्नेचर कर सके और अपनी परमिशन दे सके. प्रेसिडेंट को अपनी परमिशन देनी मस्ट हो जाती है. वो अपने पास ना बिल को रोक के रख सकता है और ना ही बिल को वापस पार्लियामेंट को रिटर्न कर सकता है. अब प्रेसिडेंट की अनुमति के बाद बिल एक्ट में बदल जाता है, दैट इज कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट. अब मैं आपको टाइप्स ऑफ अमेंडमेंट्स के बारे में बताता हूँ. आर्टिकल 368 दो टाइप के अमेंडमेंट्स के बारे में बात करता है. इसमें पहला है स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ पार्लियामेंट और दूसरा है स्पेशल मेजॉरिटी प्लस रेक्टिफिकेशन ऑफ हाफ ऑफ स्टेट बाय सिंपल मेजॉरिटी. यहाँ पर सिंपल मेजॉरिटी से जो भी बिल पास होगा वो आर्टिकल 368 के अंदर नहीं आएगा. कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पर 3 डिफरेंट वेज से अमेंड हो सकता है. पहला है अमेंडमेंट बाय सिंपल मेजॉरिटी ऑफ पार्लियामेंट, दूसरा है अमेंडमेंट बाय स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ पार्लियामेंट और तीसरा है अमेंडमेंट बाय स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ पार्लियामेंट एंड द रेक्टिफिकेशन ऑफ हाफ ऑफ स्टेट. अब हम एक एक करके इनको डिटेल में डिस्कस करते हैं. पहले हम डिस्कस करेंगे सिंपल मेजॉरिटी ऑफ पार्लियामेंट से कौन कौन से अमेंडमेंट्स हो सकते हैं. क्योंकि आर्टिकल 368 अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से डील करता है, इसलिए सिंपल मेजॉरिटी वाले प्रोविजंस आर्टिकल 368 के अंडर में नहीं आएंगे. आर्टिकल 368 के अंडर में जैसा मैंने आपको बताया कि बस 2 ही तरीके के अमेंडमेंट होते हैं, या तो स्पेशल मेजॉरिटी और या तो स्पेशल मेजॉरिटी प्लस रेक्टिफिकेशन ऑफ हाफ ऑफ स्टेट. या तो स्पेशल मेजॉरिटी और या तो स्पेशल मेजॉरिटी प्लस रेक्टिफिकेशन ऑफ हाफ ऑफ स्टेट मेजॉरिटी. यहाँ पर पहला प्रोविज़न है एडमिशन और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स. दूसरा प्रोविज़न न्यू स्टेट के फॉर्मेशन और स्टेट के एरियाज़ में चेंजमेंट, बाउंड्रीज में चेंजमेंट या नाम में चेंजमेंट के बारे में बात करता है. ये दोनों प्रोविजंस मैंने आपको यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज वाले चैप्टर में बताए हैं. अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं उसका लिंक आपको एंड स्क्रीन पे दे दूंगा, आप वहाँ से जाके उस वीडियो को भी देख सकते हैं. वहाँ पर मैंने कहा था कि ये दोनों प्रोविजंस पार्लियामेंट में सिंपल मेजॉरिटी से पास हो जाते हैं.
तीसरा है लेजिस्लेटिव काउंसिल को हटाना और बनाना। जैसे कि आपको पता ही होगा, इंडिया में करंटली 6 स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल प्रेजेंट है। वो है आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना, महाराष्ट्र, बिहार एंड यूपी। सो ये आपको बड़े स्टेट्स में ही देखने को मिलेंगी। तो इनको क्रिएट करना और एबॉलिश करना भी सिंपल मेजोरिटी से पॉसिबल है। प्रेसिडेंट, गवर्नर, स्पीकर, जजेस, इन सब के एमोल्यूमेंट, अलाउंसेस, प्रिविलेजेस आते हैं, ये भी सिंपल मेजोरिटी से चेंज हो जाते हैं। पार्लियामेंट का कोरम, ये भी सिंपल मेजोरिटी से चेंज हो जाता है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की सैलरीज और अलाउंसेस, पार्लियामेंट के प्रोसीजर के रूल्स, पार्लियामेंट के मेंबर्स, उनकी कमिटीज़ के प्रिविलेजेस का मतलब यहाँ पर विशेषाधिकार से है, मतलब कुछ स्पेशल अधिकार अगर किसी को दे रखे हैं तो वो प्रिविलेजेस भी होते हैं। यूज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इन पार्लियामेंट, ये भी आप सिंपल मेजोरिटी से चेंज कर सकते हो। सुप्रीम कोर्ट में अदर जजेस का नंबर, मतलब कि चीफ जस्टिस के अलावा और कितने जज सुप्रीम कोर्ट में होने चाहिए, इनका नंबर भी पार्लियामेंट डिसाइड करती है सिंपल मेजोरिटी से। पार्लियामेंट चाहे तो सुप्रीम कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन को बढ़ा सकती है, ये भी सिंपल मेजोरिटी से पॉसिबल है। ऑफिशियल लैंग्वेज का यूज, सिटीजनशिप का एक्विजिशन और टर्मिनेशन किस किस तरीके से हो, ये प्रोविजन भी सिंपल मेजोरिटी से पास किया जा सकता है। पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर के इलेक्शन के बारे में, पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर के इलेक्शन के प्रोविजंस को भी आप सिंपल मेजोरिटी से पास कर सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूएंसीज की डिलिमिटेशन, यूनियन टेरिटरीज, 5th शेड्यूल के प्रोविजन में चेंजमेंट, जिसके अंदर शेड्यूल एरियाज और शेड्यूल ट्राइब्स के एडमिनिस्ट्रेशन के प्रोविजन आते हैं, ये सब भी आप सिंपल मेजोरिटी से पास कर सकते हो। 6th शेड्यूल के प्रोविजन में चेंजमेंट, जिसके अंदर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज शामिल हैं। सो ये सारे प्रोविजन सिंपल मेजोरिटी से अमेंड होते हैं। ये आर्टिकल 368 के अंडर में नहीं आते हैं। अब बात करते हैं स्पेशल मेजोरिटी ऑफ पार्लियामेंट के बारे में। कॉन्स्टिट्यूशन के मेजोरिटी ऑफ प्रोविजंस स्पेशल मेजोरिटी से ही अमेंड होते हैं। सो यहाँ पर हमको 2 कंडीशन सेटिस्फाई करनी होती हैं और दोनों कंडीशंस कंपल्सरी हैं। पहली कंडीशन कि आपको 50% से ज़्यादा एमपी से बिल पास करना होगा, प्लस दूसरी कंडीशन है कि उस दिन जितने भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वोटिंग में प्रेजेंट होंगे, उनके 2/3 मेजोरिटी से आपको बिल को पास करना होगा। सो एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। अभी लोकसभा के पर्सपेक्टिव में हम बात कर रहे हैं। सो प्रेजेंट में 543 सीट्स यहाँ पर फुलफिल हो रखी हैं लोकसभा में। सो इसका 50% कितना होगा? अप्रॉक्स आप मान लो 272 मान लो आप। सो 50% से प्लस हमको चाहिए, तो मतलब 273 वोट्स हमको लोकसभा में चाहिए, तभी जाके बिल पास होगा। तो ये पहली कंडीशन है और ये कंपल्सरी है। तो 273 वोट्स हमको यहाँ पर चाहिए ही चाहिए ये तो। इसके बाद आती है हमारी दूसरी कंडीशन। सो दूसरी कंडीशन ये कहती है कि जितने भी लोग उस दिन वोट में प्रेजेंट होंगे, उनका 2/3 आपके फेवर में होना चाहिए। सो पहली कंडीशन तो हमने देख ली कि भाई 273 तो हमको चाहिए ही चाहिए। तो इसके कंपैरिजन में हम अब दूसरी कंडीशन को हम देखेंगे। सो लेट अस इमेजिन कि उस दिन 400 मेंबर्स प्रेजेंट थे। तो 400 मेंबर्स का 2/3 अगर आप निकालोगे तो 266.6 अप्रॉक्स आएगा, मतलब 267 मेंबर्स मान लो आप। तो 267 मेंबर्स अगर उस बिल के फेवर में वोट करें तो तब जाके वो बिल पास होगा। अब पास होगा या नहीं, वो वाली कंडीशन हमको देखनी पड़ेगी, ठीक है। तो मान लिया हमने कि 400 मेंबर्स थे उस दिन और 2/3 ने उसके फेवर में वोट डाल भी दिया। 267 मेंबर्स आप मान लीजिए कि उन्होंने वोट फेवर में डाल दिया, तो क्या बिल पास हो जाएगा? तो यहाँ पर देखिए 2 कंडीशन मैंने आपको बताई, ठीक है। जब 273 वोट्स तो हमको चाहिए ही चाहिए, तो यहाँ पर पहली कंडीशन ही सेटिस्फाई नहीं हो रही, दूसरी कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रही है कि 2/3 मेंबर जो उस दिन प्रेजेंट थे उन्होंने बिल के फेवर में वोट दिया। लेकिन पहली कंडीशन जब फुलफिल नहीं हो रही है तो फिर यहाँ पर बिल पास नहीं होगा। तो अब एक और कंडीशन लेते हैं हम। लेट अस सपोज कि 420 मेंबर्स उस दिन प्रेजेंट थे वोटिंग के दिन। सो क्या हुआ कि 274 तो हमको चाहिए ही चाहिए, वो तो मैंने आपको बता दिया कि 50% प्लस हमको वोट्स चाहिए बिल पास करने के लिए। सो 420 मेंबर्स उस दिन प्रेजेंट थे। तो क्या हुआ कि 2/3 अगर हम 420 का निकालें तो हमको अप्रॉक्स 280 मिल जाता है। सो 420 मेंबर्स का अगर हम 2/3 निकालें तो ये हमारा 280 आएगा। सो हमने एज्यूम किया कि 420 मेंबर्स में से 2/3 ने बिल के फेवर में वोट दे दिया। सो यहाँ पर क्या दोनों कंडीशन फुलफिल हो गई? सो यहाँ पर पहली कंडीशन तो फुलफिल हो रही है कि 274 मेंबर्स यहाँ पर बिल के फेवर में है। सो पहली कंडीशन तो है और 420 का 2/3 भी उसके साथ है, तो फिर यहाँ पर 280 मेंबर्स जो हैं वो भी बिल के फेवर में है। सो यहाँ पर पहली कंडीशन भी फुलफिल हो रही है और दूसरी कंडीशन भी फुलफिल हो रही है, तो फिर बिल पास हो जाएगा।
सो आई होप आप लोगों को ये स्पेशल मेजॉरिटी का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। तो अब हम बात करते हैं कि स्पेशल मेजॉरिटी से कौन कौन से प्रोविजंस को हम अमेंड कर सकते हैं। सो इसके अंदर आता है हमारा फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स को आप स्पेशल मेजॉरिटी से अमेंड कर सकते हैं, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को आप अमेंड नहीं कर सकते। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज को आप अमेंड कर सकते हो, और बचे हुए जो भी प्रोविजंस सिंपल मेजॉरिटी ऑफ पार्लियामेंट और स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ पार्लियामेंट एंड कंसेंट ऑफ स्टेट के अंदर में नहीं आते हैं, तो वो सारे प्रोविजंस भी हम स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ पार्लियामेंट से अमेंड कर सकते हैं। अब बात करते हैं स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ पार्लियामेंट एंड कंसेंट ऑफ स्टेट के बारे में। सो जो प्रोविजंस कॉन्स्टिट्यूशन के फेडरल स्ट्रक्चर से रिलेटेड होते हैं, उन प्रोविजंस में अमेंडमेंट के लिए हमें स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ पार्लियामेंट प्लस कंसेंट ऑफ हाफ ऑफ स्टेट की जरूरत पड़ती है। सो यहाँ पर आधे स्टेट को बिल के फेवर में आना जरूरी है, बिना उनके बिल पास नहीं होगा। सो 28 स्टेट में से 14 स्टेट्स को बिल के फेवर में आना ही होगा। सो यहाँ पर जैसे कि आपको पता ही है कि स्पेशल मेजॉरिटी मैंने अभी आपको बताई, तो स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ पार्लियामेंट तो जरूरी है ही है, लेकिन इसके साथ साथ स्टेट्स के हाफ को भी बिल को पास करना होगा। मतलब जितने भी टोटल स्टेट्स हैं उनके हाफ स्टेट्स अगर बिल को पास कर दें तो तब जा कर के यहाँ पर रेक्टिफिकेशन हो सकता है फेडरल स्ट्रक्चर में। सो कौन कौन से प्रोविजंस इस प्रोसेस से अमेंड होंगे, उन पर हम बात करते हैं। प्रेसिडेंट का इलेक्शन और उसके तरीके, यूनियन और स्टेट की एग्जीक्यूटिव पावर की एक्सटेंड, मतलब यूनियन और स्टेट की एग्जीक्यूटिव पावर की हद को तय करना, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, यूनियन और स्टेट के बीच में लेजिस्लेटिव पावर का डिस्ट्रीब्यूशन, 7th शेड्यूल की किसी भी लिस्ट में चेंजमेंट, पार्लियामेंट के अंदर स्टेट का रिप्रेजेंटेशन, आर्टिकल 368 के अंदर चेंजमेंट। मेरा मतलब कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की जो पावर है, पार्लियामेंट उसमें अगर चेंजमेंट करता है या उसके प्रोसीजर में चेंजमेंट करता है तो वो स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ पार्लियामेंट प्लस कंसेंट ऑफ हाफ ऑफ स्टेट से ही होगा। सो ये जो सारे प्रोविजंस मैंने आपको बताए, ये सारे के सारे स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ पार्लियामेंट प्लस कंसेंट ऑफ हाफ ऑफ स्टेट से ही अमेंड होंगे। सो अब हम बात करते हैं अमेंडमेंट प्रोसीजर के क्रिटिसिज्म के बारे में। यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने के लिए किसी भी स्पेशल बॉडी लाइक कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशन जो कि यूएस में प्रेजेंट है, या कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली का कोई भी प्रोविज़न नहीं है। सो यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूएंट पावर पार्लियामेंट के पास है एंड फ्यू केसेस में स्टेट लेजिस्लेचर के पास आती है। दूसरा क्रिटिसिज्म है कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने के लिए जो पावर दी गई है वो भी पार्लियामेंट के पास है। सो यहाँ पर स्टेट लेजिस्लेचर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बिल को भी पास नहीं कर सकती। हाँ, एक एक्सेप्शन है, अगर स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल को क्रिएट या एबॉलिश करना चाहती है तो वो पार्लियामेंट को रिक्वेस्ट कर सकती है। अब वो पार्लियामेंट पे बात है कि वो उस रिक्वेस्ट को अप्रूव करता है या डिसअप्रूव करता है। पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन का मेजर पार्ट खुद से अमेंड कर सकती है, स्पेशल मेजॉरिटी से या सिंपल मेजॉरिटी से। कुछ केसेस में उसे स्टेट की स्वीकृति लेनी होती है और उसमें भी बस आधे लोगों की अनुमति की आवश्यकता होती है, जबकि अमेरिका में 3/4 ऑफ स्टेट के कंसेंट की जरूरत होती है और इंडिया में बस 2/3 ऑफ स्टेट की कंसेंट की जरूरत होती है। फोर्थ क्रिटिसिज्म है, यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन में किसी भी टाइम फ्रेम को मेंशन नहीं किया गया है कि स्टेट लेजिस्लेचर को कितने समय के अंदर अमेंडमेंट में चेंजमेंट करना होगा या कितने समय के अंदर उसे रिजेक्ट करना होगा जो भी अमेंडमेंट उनके पास आता है। अगर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल पर दोनों सदनों की सहमति नहीं बनती है तो यहाँ पर जॉइंट सिटिंग का भी कोई प्रावधान नहीं है, जबकि एक ऑर्डिनरी बिल के लिए जॉइंट सिटिंग कराई जा सकती है। सो ये था हमारा 5वां क्रिटिसिज्म। 6वां क्रिटिसिज्म कहता है कि अमेंडमेंट का प्रोसीजर भी लेजिस्लेटिव प्रोसीजर के जैसा ही है, बस स्पेशल मेजॉरिटी यहाँ पर एक्सेप्शन है, वरना कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी ऑर्डिनरी बिल के जैसे ही पार्लियामेंट में पास किए जाते हैं। 7वां क्रिटिसिज्म है अमेंडमेंट प्रोसीजर के प्रोविजंस बहुत ज़्यादा खींचने वाले प्रोसीजर हैं, इसलिए ये मामले न्यायपालिका तक खींच जाते हैं। सो गाइज ये था हमारा क्रिटिसिज्म ऑफ अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। सो गाइज हमारी आज की वीडियो यहीं पर एंड होती है। आई होप आप लोगों को कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट का प्रोसीजर समझ में आया होगा। सो अगर आपको मेरी वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए मेरी वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और शेयर कीजिए मेरी वीडियो को, सो दैट कि और लोगों तक भी ये पहुँचे और और लोगों को भी एम लक्ष्मीकांत बुक को समझने में हेल्प हो सके।